Hello students, very good morning to all. Student, in previous class we had read about the Permanent Settlement Act. Okay, today we are going to read the new system introduced by Britishers, that is Ryotwari system. This was introduced by Sir Thomas Munro in 1820 in the Madras Presidency. आपका रियोतवारी सिस्टम जो था उसे थॉमस मुनरो ने 1820 में इस्टेब्लिश किया, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, लोगों के बीच में इसको लागू किया इन द मद्रास प्रेसिडेंसी में। प्रेसिडेंसी मीन्स स्टूडेंट देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंसी मीन्स मैंने आपको बताया था अ यूनिट अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेसिडेंसी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की एक इकाई थी, ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन की एक यूनिट को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में आपका 1820 में थॉमस मुनरो ने रियोतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। स्टूडेंट्स, रियोत मीन्स जो होता है वो पीजेंट होता है, मतलब मजदूर। तो इस सिस्टम में मजदूरों की जो कंडीशन थी वो काफ़ी पुअर थी। और देखिए रियोती मीन्स आपका होता है कि लैंड ओनर्स लैंड, ठीक है, जैसे किसी का ज़मीन पे मालिकाना हक होना वो रियोती कहलाता है। लेटर इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी टू। फिर उसके बाद इसी सिस्टम को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी इंट्रोड्यूस किया गया। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या था, देयर वॉज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रियोट और पीजेंट। इस सिस्टम में अब डायरेक्ट रिलेशनशिप था गवर्नमेंट सरकार के बीच में और रियोट और पीजेंट के बीच में। रियोट मतलब मैंने बताया अभी मजदूर, ठीक, उसके बीच में। अब यहाँ पे देखिए आपका परमानेंट सेटलमेंट एक्ट में आपका डायरेक्ट लिंक नहीं था, मतलब गवर्नमेंट का और पीजेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था। उसके बीच में कौन था, ज़मींदार भी था, ठीक है, समझ में आ रहा है। ज़मींदार को ज़मीन दी जाती थी और उस पर वो पीजेंट से वर्क करवाता था और फिर गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करता था। लेकिन अब इस सिस्टम में क्या हुआ, जो थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस किया, इस सिस्टम में डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ गवर्नमेंट और रियोट के बीच में, यानी पीजेंट के बीच में। एवरी लैंड होल्डर वॉज रिकॉग्नाइज एज इट्स ओनर एंड ही कुड सेल और ट्रांसफ़र हिज लैंड। उन्होंने कहा हर लैंड होल्डर मतलब जिसके पास भी ज़मीन है उसको ही उसका मालिक माना जाएगा, जिसकी भी ज़मीन है वही उसका मालिक है, और वो चाहे तो उसको बेच सकता है या अपनी उसको दूसरे से बदल सकता है, खरीद सकता है, उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। ही वॉज एश्योर्ड ऑफ ओनरशिप ऑफ द लैंड एज लॉन्ग एज ही पेड द लैंड रेवेन्यू। उसे तब तक कि उस ज़मीन का, उस लैंड का मालिक ओनर माना जाएगा जब तक कि वो लैंड रेवेन्यू सरकार को, गवर्नमेंट को पे करता रहेगा, देता रहेगा, मतलब जब तक टैक्स भरता रहेगा तब तक कि ज़मीन उसकी रहेगी। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड आफ्टर द असेसमेंट ऑफ द लैंड। अब ज़मीन को देख कर, भाई असेसमेंट माने उसको अच्छे से जांच परख कर, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके कि लैंड कैसा है, फर्टाइल है या इस पर कैसे फसल, कितनी ज़्यादा फसल उगेगी, ये सब देख कर उसका रेवेन्यू फिक्स्ड कर दिया जाता था कि इतना रेवेन्यू देना है। इन अनफेवरेबल कंडीशंस द रेवेन्यू वॉज डिस्काउंटेड। और देखिए अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब जो कंडीशंस मतलब फेवर ना कर रही हो, मतलब कभी कभी जैसे सूखा पड़ जाए, अकाल आ जाए या बारिश कम हो, तो ऐसी कंडीशंस में जो रेवेन्यू था वो डिस्काउंटेड, मतलब उसे नहीं गिना जाता था, ठीक है। इफ़ द रेवेन्यू वॉज नॉट पेड, मान लीजिए अगर रेवेन्यू को किसी ने नहीं पेड किया, द होल्डर वॉज एविक्टेड, तो जो उसका मालिक है उसे पनिशमेंट दिया जाता था, उसे एविक्ट कर दिया जाता था। इट मीन्स कहने का मतलब है उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी या उसे नीलाम कर दिया जाता था। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो रेवेन्यू था वो मनी के टर्म्स में फिक्स किया गया था। दिस सिस्टम कवर्ड नियरली ऑल सदर्न स्टेट्स एंड मैनी वेस्टर्न स्टेट। इस सिस्टम ने आपका सब लगभग जितने भी सदर्न स्टेट्स थे और बहुत से वेस्टर्न स्टेट्स उनको अपने अंडर कवर कर रखा था, ठीक है। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम की भी कुछ कमियां थी,
ठीक है। दो दिस सिस्टम वॉज मोर फ्लेक्सिबल इट ऑल्सो ब्रॉट माइजरी टू द पीजेंट्स। हालांकि ये सिस्टम ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, परमानेंट में तो भाई उसमें फिक्स था, चाहे सूखा पड़े, चाहे अकाल पड़े, चाहे कोई भी मुसीबत आए, उतना ही टैक्स देना है, ठीक। लेकिन इसमें था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो रेवेन्यू कम कर दिया जाएगा। तो इस सिस्टम में एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, ठीक है, गतिशीलता थी, लेकिन इट ऑल्सो ब्रॉट माइजरी टू द पीजेंट्स। लेकिन ये जो भी सिस्टम था उसने भी मजदूरों के लिए, माइजरी मीन्स होता है दुख, पीड़ा, कष्ट लाए। The demand for cash payments led to the poverty of the peasants, and they had to depend on the money lenders to pay off the revenue or lose their land in case of crop failure. देखिए यहाँ पे जो डिमांड थी कैश पेमेंट की, उससे क्या हुआ भाई, ब्रिटिशर्स ने कहा कि कैश में ही पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स को उनको। तो इससे क्या हुआ, लोगों के जो पीजेंट्स थे उनमें गरीबी आ गई, उसमें गरीबी, मजदूरों के बीच में गरीबी, वो पहले से गरीब थे और गरीबी आ गई। एंड दे हैड टू डिपेंड ऑन द मनी लेंडर्स। अब उनको किसके ऊपर आश्रित होना पड़ता था, साहूकारों के ऊपर, मनी लेंडर्स मतलब जो पैसे उधार देते थे उनके ऊपर, कि वो उनका रेवेन्यू, उनसे लोन लेकर रेवेन्यू को भाई पे कर दें, ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू दे दें, या फिर अगर मान लीजिए उनकी फसल बर्बाद हो गई तो उनको अपना लैंड खोना पड़ता था, भाई अपना ज़मीन उनकी नीलाम कर दी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका, ऑल्सो द कल्टिवेटर कुड नॉट सेव इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन द लैंड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इसके साथ ही साथ जो कल्टिवेटर होता था भाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी आपका सेव नहीं कर पाता था, जिससे कि वो लैंड पे इन्वेस्ट कर सके, जैसे कि खाद खरीद सके, अच्छी तरह की टेक्निक्स यूज़ कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी वो इतना नहीं बचा पाता था खेती से कि वो उस फिर अपनी लैंड पे उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर सके, खर्च कर सके। द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वर क्रूएल। जो ऑफिसर्स इंचार्ज होते थे रेवेन्यू कलेक्शन के, वो बहुत ही क्रूएल होते थे, बहुत ही ज़्यादा क्रूर होते थे और ऑप्रेसिव होते थे, मतलब अत्याचारी। ऑप्रेसिव में अत्याचारी हो, ठीक है। द टैक्स रेट वॉज ऑल्सो वेरी हाई विच कॉज द पीजेंट्स इमेंस हार्डशिप। और जो टैक्स रेट था वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता था, जिससे जो पीजेंट्स थे, मजदूर थे, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। In addition, the peasant was hardly an independent owner of the land, for his ownership dependent on his ability to pay tax. देखिए जो पीजेंट था वो बहुत ही मुश्किल से कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ओनर होता था लैंड का, अपने भाई उसे मालिकाना हक मिला होता था, लेकिन वो अपने मालिकाना हक के लिए, अपने ओनरशिप के लिए डिपेंडेंट इस बात पे होता था कि वो अंग्रेज़ों को टैक्स दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इस लाइन का मतलब यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो पीजेंट था वो बहुत मुश्किल से ही कोई पीजेंट इंडिपेंडेंट हो पाता था, मतलब इंडिपेंडेंट ओनर हो पाता था अपनी लैंड का। क्यों? क्योंकि अपनी भूमि का वो इंडिपेंडेंट तब हो पाएगा भाई जब वो ब्रिटिशर्स को टैक्स पे कर चुका होगा। लेकिन ज़्यादातर पीजेंट्स की ये कंडीशन थी कि वो टैक्स ब्रिटिशर्स को नहीं पे कर पाते थे, तो भले ही उनकी ज़मीन है लेकिन फिर भी वो डिपेंडेंट थे कि वो टैक्स दे पाएंगे तब उनकी ओनरशिप है, और अगर टैक्स नहीं दे पा रहे हैं तो फिर उनकी ओनरशिप ख़त्म हो जाती है।